बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बच्चों को जिस तरह फर्स्ट ईयर में सर्कुलेशन बहुत मुश्किल लग रहा होता है ना, यहाँ पे आके मोटर फिजियोलॉजी उतना ही मुश्किल लग रहा होता है। हालांकि इससे आसान कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि ना सही से बच्चों को वो पढ़ने का तरीका नहीं आता इस चीज़ को, इसलिए वो पैनिक कर जाते हैं। तो आप लोगों ने इसको देख के नहीं पैनिक करना, बहुत आसान सा है। लेकिन इसके लिए ना ज़रूरी है कि आपने ना पहले न्यूरो एनाटमी में से ना कुछ टॉपिक्स पढ़े हुए हों। ठीक है, तो अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर ना न्यूरो एनाटमी पहले पढ़ा दी तो वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर नहीं की ना तो फिर भी आपको ना पहले कुछ टॉपिक्स होंगे जो कि ना न्यूरो एनाटमी के देखने होंगे, उसके लेक्चर्स देखने होंगे, उसके बाद आपको इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो मैं साथ साथ चैप्टर वाइज बताता जाऊँगा कि आपको कौन कौन से लेक्चर्स उसके लिए पहले देख लेने हैं। आपको मैं ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा जिससे आपकी बनती हो, आप वो देख लेना। उसके बाद जब करोगे तो आपको समझ अच्छे से आएगी। सबसे पहला चैप्टर जो है ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड वाला चैप्टर है। अच्छा जी, इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ना वैसे इस तरह के अब सवाल आना बंद हो गए हैं कि रिफ्लेक्सेस की क्लासिफिकेशन बताएं, लेकिन ना एक कॉन्सेप्ट के लिए आपको रिफ्लेक्सेस की क्लासिफिकेशन आ जाए। ये मैंने फेमरिक से लिखा था, ये देख लेना एक। उसके अलावा लेकिन ये आता इतना नहीं है, यहाँ से इसको बस ना आपने रीड कर लेना है। इससे पहले ना स्पाइनल कॉर्ड को ना थोड़ा सा पढ़ लेना। अब स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ने के लिए ना आपने ना निंजा नर्ड की ना वीडियोस हैं न्यूरो एनाटमी की, उसके अंदर एक उसने दिया हुआ है कि ना स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर, एक दिया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड का वाइट मैटर। ठीक है, और ना तीसरा शायद है उसका क्यों ग्रॉस अपीयरेंस। तो वो तीनों देख लेना, उससे आपका क्या होगा, वहाँ से भी स्पाइनल कॉर्ड का मोस्ट ऑफ द पोर्शन कवर हो जाएगा न्यूरो एनाटमी से, और यहाँ से भी आपका ना स्पाइनल कॉर्ड का आपको बेसिक ऑर्गेनाइजेशन समझ आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से ये करने के बाद ना आपने क्या करना है, यहाँ से आपको ये रेनशॉ सेल्स का पता हो। ये रेनशॉ सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते होते हैं। रेनशॉ सेल्स प्रोप्रियोस्पाइनल फाइबर्स का पूछते होते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है ना, यहाँ से जो स्टार्ट हो जाती है ये सारी चीज़ें। अब ये सारे ना यहाँ पे ना कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। आपने क्या करना है, यहाँ से ना इन सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट लेना है। अब आप इसके लिए ब्रेनलेस की वीडियो भी देख सकते हो कॉन्सेप्ट के लिए। ले चाहो तो ना एक चैनल है ईडीयू क्लब, ठीक है, उस ईडीयू क्लब की भी ले सकते हो। वो ईडीयू क्लब जो है ना, ये गाइडन में से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैंने उसी से ये सारे नोट्स बनाए हुए हैं, तो उससे आपको ये चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। इस सब का आपने कॉन्सेप्ट लेना है। पेपर में भी आता है ये, लेकिन इस तरह लिखा नहीं जाता, वो मैं पेपर में बताऊँगा किस तरह लिखना है आपने। लेकिन आपने इस सारे का कॉन्सेप्ट लेना है क्योंकि इससे एमसीक्यूज पिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये रिफ्लेक्सेस का ये पता हो, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स की एग्जांपल्स कौन सी होती है, क्योंकि पेपर में आया था कि मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स ना एक्सप्लेन करना, फिर आपको इन तीनों को ना करना होता है। या इसमें से यूँ भी पूछ लेते हैं कि कोई एक ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स बताओ, ठीक है, तो आपको फिर वो बताना पड़ता है। तो कोई ना कोई एक आपको बताओ। उसके बाद ना आपको ये रिफ्लेक्सेस इस तरह हैं। यहाँ से अब आपके पास ये आ जाता है मसल स्ट्रेस रिफ्लेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, हमारी असेसमेंट में भी आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम भी इसकी ये बनी हुई है, और ये यहाँ से स्टार्ट होता है और ये सारा का सारा ना यहाँ तक ना जाता है। ठीक है, अब ये इतना बड़ा आप लिखो ऑब्वियसली पेपर में सकते, समझ लेना है यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा मैंने वो ईडीयू क्लब की वीडियो देखी थी, तो ईडीयू क्लब ने इसको ना आगे एक्सप्लेन किया हुआ था। अच्छा, अलग से ही आपके पास नी जर्क जो है ये भी ना पूछा जाता है। तो नी जर्क में आपको इसी तरह की डायग्राम बनानी होती है। स्टिमुलस यहाँ से आ रहा है, जब ये स्टिमुलस आप टेंडन यहाँ पे वो ना हैमर यहाँ पे मारोगे तो आपके पास पैटेलर टेंडन के ऊपर, तो आपकी नी आगे बढ़ जाएगी। ये नी जर्क रिफ्लेक्स होता है, सारा ये बनाना होता है। ठीक है, तो ये आपको सारा बता। अच्छा, हमारी असेसमेंट में आया था कि अल्फ़ा बीटा ना सॉरी अल्फ़ा गैमा को एक्टिवेशन जो है इसके क्या फ़ायदा है, तो इसका आपने ये वाला फ़ायदा लिखा हुआ है, ये आपको आना चाहिए। ब्रेन एरियाज कौन से इसको कंट्रोल करते हैं इनका पता हो। उसके अलावा ना ये इंपॉर्टेंट है सारा। आगे आपको इस क्लोनस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि क्लोनस क्या होता है ये, और अपर मोटर न्यूरॉन लियन के अंदर क्लोनस होता है, ये बात पता हो। उसके बाद गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम इसकी ये बनी हुई है और ये सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। फ्लेक्सर रिफ्लेक्स भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका। अच्छा, गोल्जी टेंडन ऑर्गन का भी मैंने ना लेक्चर उसी का लिया था, ईडीयू क्लब का लिया था, तो आप लेना चाहो तो ले सकते हो। उसके अंदर वही डायग्राम अच्छी बना देता है, समझा भी देता है, कॉन्सेप्ट बेसिक दे देता है। ठीक है, अब आप और ये फ्लेक्सर रिफ्लेक्स जो होता है ये आपका। अच्छा, अगर नी जर्क रिफ्लेक्स पूछेगा तो आप ये वो इस तरह पूछ सकते हैं कि मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स बताओ, तो आप नी जर्क बताओगे। अगर वो कहते हैं बाइसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स बताओ तो आपने इसमें गोल्जी टेंडन बताना। और अगर वो कहे पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स बताओ तो वो ना आपने उसमें ये फ्लेक्सर रिफ्लेक्स या फिर विड्रॉल रिफ्लेक्स भी जिसे हम कहते हैं वो बता देना होता है। इसके अलावा ये क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स भी है। अब ये रिफ्लेक्सेस जो है ना यहाँ पे बहुत थ्योरी फॉर्म में लिखे हुए हैं, इनको ना फेमरिक के अंदर ना बहुत अच्छे से करके उन्होंने ना ये देखे सारी हेडिंग्स के अंदर क्या हुआ है। अगर आप ये हेडिंग्स करके कर लोगे ना
बहुत आसानी रह जाएगी। जैसे ये देखो गोल्डी टेंडन है तो इसके अंदर इसका ना डेफिनेशन है, इसके अलावा स्टेटस, स्टिमुलस, रिसेप्टर, एफरेंट सेंटर, ये और साथ में डायग्राम इसकी। तो इस तरह करके ये सारे के सारे ना फेमरिक के अंदर बहुत अच्छी क्रॉस सेंसर रिफ्लेक्स भी इसी तरह है, ये सारे रिफ्लेक्सेस उन्होंने इसी तरह किए हुए हैं। तो ये आप कर लोगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आगे इधर से ना इसमें से आपने ये मास रिफ्लेक्स करना है और ना ये स्पाइनल शॉक करना है, बस ये करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। इसमें से ये कुछ स्पाइनल कॉर्ड लियंस हैं जो कि ना आपकी ना न्यूरो में भी काम आती हैं और यहाँ पे भी आती हैं। ये सरसाकी की स्लाइड से मैंने बनाई हुई है कि किन किन डिजीज़ में क्या होता है। एक ये वाला हो गया पेज और दूसरा इसका इसके ऑपोजिट पीछे करके है, ये भी देख लो, ठीक है। तो इसको भी देख लेना। ये स्पाइनल कॉर्ड लियंस ज़्यादा इससे नहीं आता लेकिन फिर भी कोई MCQ एक आधा आ सकता है। ये हो गया है चैप्टर। अच्छा, दूसरा चैप्टर जो है ना ये कॉर्टिकल एरिया और ये इसके लिए आप सबसे पहले ना देखोगे, अब ना वैसे तो निंजा नर्ड ने इसके ना कॉर्टेक्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया, वो न्यूरो एनाटॉमी के लिहाज से किया, वो सारी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। उसका ना एक ओवरव्यू वाला है लेक्चर, ओवरव्यू ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स या कॉर्टिकल रीजन वाला, वो मैं उसकी तरह ना अभी वो मैं दिखा दूँ आपको, 2 मिनट रुक जाए सिर्फ। ये ओवरव्यू, उसमें ये आप ये एक ले लेना, वो आपको समझ आ जाएगा सारा का सारा। उससे आपको पता चल जाएगा कॉर्टेक्स के कौन कौन से रीजन्स होते हैं, मेजर और उनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये आपको पता चल जाएगा ना, तो आपके लिए बहुत आसानी रह जाएगी। फिर आप उसके बाद ना ये जो कॉर्टेक्स पढ़ने के बाद फिर आपने ये वाला चैप्टर उठाना है। इसमें से स्टार्ट में यही आपको ना वही कॉर्टिकल रीजन्स जो कि मोटर एक्टिविटी से रिलेट होते हैं वो करने हैं आपने। फिर आपके पास आ जाता है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। अब इस कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के लिए ना आपने क्या करना है, वही नजीब का जो लेक्चर है ना डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स वाला, पहले मैंने उस ट्रैक्ट्स के लिए असेंडिंग ट्रैक्ट, ये अब आपने डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स वाला जो नजीब का लेक्चर है वो देखना है, ठीक है। उसके अंदर ये ऐसी ऐसी डायग्राम भी बन जाएगी आपकी, तो ये आपने देख लेना है। इसके अलावा ना आपने निंजा का लेक्चर होगा कॉर्टिको बल्बर या कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट वाला, ये कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट वाला वो भी आपने देखना है, ठीक है, क्योंकि किताब में नहीं दिया हुआ लेकिन ये पढ़ाते भी हैं और पूछते भी हैं, तो इसलिए आपको ये लाजमी आना चाहिए। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर से मेजर एक सवाल जो आता है ना वो आता है डी कॉर्टिकेट एंड डी सेरिब्रेट रिजिडिटी वाला। ये देखो ये आपके पास है जी डी सेरिब्रेट रिजिडिटी, और ये आपके पास इसके ये वाली जो ये डी कॉर्टिकेट साकी का मोस्ट फेवरेट सवाल है, हमारी असेसमेंट में भी आया था, डी कॉर्टिकेट एंड डी सेरिब्रेट रिजिडिटी। उसके बाद आपने ये वाली चीज़ें कर लेंगे। उसके बाद आगे ये जो है ना इन सबको चीज़ों का ना रीड करते जाना है, इनसे ज़्यादा कुछ इतना वो नहीं है। ये मैंने बनाया था अपर मोटर न्यूरॉन वर्सेस लोअर मोटर न्यूरॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ना 3 घंटे का ना शायद लेक्चर है डॉक्टर नजीब का भी, उसमें इसने सारा समझाया हुआ है। टाइम हो तो देख लेना, नहीं हो तो ये जो मैंने बनाया है ना ये मैंने बनाया EDU क्लब के लेक्चर से। EDU क्लब का ये वाला लेक्चर अच्छा था, इसने सारे डिफरेंसेस कर दिए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये किताब में नहीं दिया हुआ लेकिन पूछते हैं तो इसलिए आपको ये आना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें ना तो इन्होंने ना यहाँ पे अब सारे ना बारी बारी ना जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स है ना वो जिस तरह रेड न्यूक्लियस वाला रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट है ये सारा उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ से रीड कर लेना। लेकिन यहाँ पे ऐसा ट्रैक्ट बनाया हुआ नहीं है कि आप पेपर में बना सको, तो इसके लिए निंजा की ये है अगर रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट पे वीडियो वो देख लेना, बना लेना पेपर में इसी तरह क्योंकि बनाना होता है। इसके अलावा आगे चले ना तो हमारे पास यहाँ पे अब आ जाता है कि ये वेस्टिबुलर सिस्टम सपोर्ट एंटी ग्रेविटी सिस्टम सारा हमारा स्टैंडअप के अंदर सवाल आया था कि ना लड़की उसको जिम में स्क्वाट्स करने हैं तो अब उनके लिए वापस उसे खड़ा होना होता है, तो उसमें कौन से ट्रैक्ट्स और किस तरह का सिस्टम होता है, तो उसमें आपने वो वेस्टिबुलर ये सारा सिस्टम जो है ना ये अब ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह करके इस फॉर्म में है। तो इसके लिए भी ना आपने क्या करना है, एक तो आपने ना ये निंजा की ये वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट वाली वीडियो देख लेना और इससे बना लेना, और बाकी ये जो ट्रैक्ट्स हैं ना ये कुछ होते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन एक होती है, उस रेटिकुलर फॉर्मेशन से जो नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक ट्रैक्ट आ रहे हैं ये आपके पास रूब्रोस्पाइनल और वेस्टिबुलोस्पाइनल को ना वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जिस तरह पॉन्टाइन वाला वेस्टिबुलोस्पाइनल को इन्फ्लुएंस कर रहा है और मेडुलरी वाला रूब्रोस्पाइनल को असिस्ट कर रहा है, तो ये कर लेना। इसके अलावा ये वेस्टिबुलर और सिस्टम ये वाला सारा जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है और लेकिन समझ नहीं आती है कि किस आप पेपर में इसको लिखो, रीड करो, कॉन्सेप्ट लो, और उसके बाद ना मैंने ये नोट्स इसके बनाए हुए हैं, ये मैं भेज भी दूंगा या अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये ना इसके नोट्स हैं। अब मैं बताऊं, अगर मैंने ना एक वो स्पेशल सेंसेस वाली जो मैंने वो बताई थी ना PDF उससे ही बनाया हुआ है। आप मेरे नोट्स देखना चाहो या फिर आप ना उधर वो स्पेशल सेंसेस वाली देख लो, उसमें उसने वेस्टिबुलर सिस्टम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ से कर लेना। उसके अलावा उसके अंदर जो चीज़ थोड़ी शायद आई गेस मिसिंग और मोशन सिकनेस और वर्टाइगो ये देख लेना, दोनों ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, और इसके अलावा ना कोई एक चीज़ थी, हाँ ये मैंने वो ऑडिटरी उसमें आपको बताया था ना कि वो कॉक्लियर नर्व वाला पोर्शन आपने देखना है,
तो ना निंजा नेट के ही ना वेस्टिबुलर नर्व वाला जो पोर्शन है ना, वो वेस्टिबुलर नर्व वाला वो इसके अंदर आपने देखना है। उसके अंदर ये सारा वेस्टिबुलो ऑकुलर रिफ्लेक्स भी आप देखोगे, और ये सर साकी को बहुत पसंद है वेस्टिबुलो ऑकुलर रिफ्लेक्स वाला, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस वाला सारा ये बहुत पसंद है। तो इसलिए, और मीडियल लॉन्गिट्यूडनल इधर से ही ना मीडियल लॉन्गिट्यूडनल सिंड्रोम भी आपसे पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी हैं, और ना अच्छे तरीके से अगर करनी है, अफेक्टिवली करनी है, तो वहाँ से कर लेना उन वाले जो मैंने आपको ना नोट्स बताए हैं, या मेरे नोट से कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है सेरिबेलम। ये सेरिबेलम इंतहाई इंपॉर्टेंट है, हमारे प्रॉफ का सवाल भी था सेरिबेलम। इसका अगर चाहो आप तो ना नजीब का लेक्चर भी देख सकते हो, लेकिन देखना पहले है एक लाजमी। नजीब का लेक्चर देख सकते हो, नजीब के 4-5 लेक्चर हैं, या फिर एक ही निंजा नेट का घंटे का लेक्चर है। तो आप दोनों में से जौन सा देखना चाहो देख लो। उसके बाद आप जब ये पढ़ोगे ना, तो आपको ये समझ भी आने लग जाएगी और अच्छा भी लगेगा। निंजा का वैसे मैंने लिया था, नोट भी किया था, और मुझे वो काफ़ी हेल्पफुल रहा था। फिर उसके अंदर ये सारा का सारा उसने एक्सप्लेन जो किया था ना, ये डायग्राम आपको ऐसी अच्छे से कहीं नहीं मिलेगी सिवाय निंजा नेट के, तो इसलिए ये लाजमी कर लेना। और ये उसकी बाकी एनाटमी वगैरह, न्यूरो एनाटमी में उसने पढ़ाया था, तो ये बाकी ये था। बाकी सेरिबेलम का ना अगर ज़्यादा सुनने का हो तो सरसाकी का भी एक लेक्चर है, वो N68 वाला, वो भी सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था। तो सेरिबेलम का ये आपको सारा अच्छा। इसमें से पूछते हैं कि आपके पास ना इसके आउटपुट पाथवेज कौन से हैं। ये सारे इसने ना यहाँ पे ना लिखे हुए हैं, जो कि ना ईफ्रेंट पाथवेज की हेडिंग के नीचे ना ईफ्रेंट पाथवेज में ये आउटपुट पाथवेज मैंने यहाँ पे एक ही पेज पे बना लिए थे। ये आउटपुट पाथवेज है, ठीक है। इसके अलावा पूछते हैं ये इनपुट पाथवे, जो एफरेंट पाथवे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्होंने इस तरह करके लिखा हुआ है, तो मैंने एक ही उस पेज पे बना लिए थे कि ये इनपुट पाथवेज थे। ये सारे इनपुट पाथवेज हो जाते हैं। तो ये आउटपुट और इनपुट पाथवेज पूछे जाते हैं, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी हैं। इसके अलावा ये आपसे ना ये वाली डायग्राम बहुत पूछी जाती है, जो भी मैंने निंजा वाली दिखाई थी। निंजा वाली कर लेना, यहाँ पे बहुत कम डिटेल के साथ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा। उसके बाद बस इस सारे को रीड करना है फॉर कॉन्सेप्ट ओनली। टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ मैकेनिज्म का पता होना चाहिए। उसके बाद ना यहाँ पे अब ना आपको स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट्स के भी बारे में बताओ। स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट्स के लिए आई विल रिकमेंड निंजा नेट के लेक्चर्स देख लेना, वो डायग्रामेटिकली सारा समझा देगा। बाकी मैंने उसी को ही ना नीचे फ्लो चार्ट की फॉर्म में एक, ताकि मुझे याद रहें चीज़ें, तो मैंने वो भी कर लिया था। इधर आगे भी था और मैंने पीछे भी करके ना वही सारे के सारे कर लिया था। ये 4 होते हैं आपके पास सेरिबेलम से जो ट्रैक्ट्स ना कनेक्टेड होते हैं। फिर आपके पास ना हमारा आया था फंक्शनल डिवीजन्स। आपने ना फिजियोलॉजिकल डिवीजन्स बतानी होती हैं, तो ना हम उसको वेस्टिबुलर सेरिबेलम पहली फिजियोलॉजिकल डिवीजन होती है। दूसरी जो होती है आपके पास वो होती है ना, दूसरी कहाँ गई, दूसरी होती है स्पाइनोसेरिबेलम, और तीसरी होती है सेरिब्रोसेरिबेलम। ये 3 होती हैं। ये अलग अलग भी आपके पास यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, और ये भी। तो अब आपको ये सारी थ्योरीज की ना करनी होती है। खैर मुझसे तो इतनी ज़्यादा थ्योरी उस फॉर्म में याद नहीं होती, तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा बहुत शॉर्ट लिस्ट कर लिया था। ये देख लेना एक नज़र इसको कि ये जिस तरह ये सेरिब्रोसेरिबेलम यूनिवर्सिटी क्वेश्चन था, तो मैंने इसको इस तरह शॉर्ट लिस्ट कर लिया था। पेपर वाली रात को किया था, जिसकी वजह से ना काफ़ी वो कलरफुल नहीं है। लेकिन खैर ये स्पाइनोसेरिबेलम हमारे ना उसमें भी आया था। किस में आया था? असेसमेंट में आया था, हाँ। और ये स्पाइनोसेरिबेलम आपने जब भी कोई रिफाइंड एक्टिविटी, जिस तरह कोई पेंटिंग कर रहा है, एम्ब्रॉयडरी कर रहा है, या कोई ना किचन में ना वो सब्जियां काट रहा है, ये रिफाइंड एक्टिविटीज़ है। इनके अंदर स्पाइनोसेरिबेलम का ये सारा आपने लिखना होता है। ये सारा कि इसमें इनपुट्स कहाँ से जा रही हैं जी आपके पास ना, फिर आगे इंटेग्रेशन किस तरह हो रही है, आउटपुट्स किस तरह जा रही हैं, ठीक है, इसके काम क्या क्या, फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आगे। और अगर कोई भी आपने वेस्टिबुलम यानी आपके बैलेंस से रिलेटेड कोई सर्कस की मूवमेंट्स हो गई हैं, तो उनके लिए वेस्टिबुलर सेरिबेलम काम करता है। और कोई अगर आपने ना कोई बहुत ज़्यादा यानी ना, हाँ, वो सीक्वेंशियल मूवमेंट्स आपने करवानी है, तो उसके लिए सेरिब्रोसेरिबेलम आ जाता है, उस सेरिब्रोसेरिबेलम आ जाता है। इसके अलावा आपके पास ना नेक्स्ट आ जाती है ये क्लिनिकल एबनॉर्मेलिटी, और ये सेरिबेलर लियंस के नाम से ये क्वेश्चन आता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, यहाँ से देख लेना। इसको मैं अगर रिकमेंड करूँ तो न्यूरो एनाटमी के जो TH क्लिनिकल है ना, उसमें उन्होंने ना बहुत अच्छे से ना सारे के सारे ना शॉर्ट लिस्ट किए हैं। तो बाकी इसका एक निमोनिक मशहूर जो है वो है दानिश, ठीक है। तो वो दानिश के निमोनिक के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये सारे के सारे रहते हैं। सेरिब्रल लियंस में आपको नाम या एक एक लाइन में उनको एक्सप्लेन ही बस करना होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक प्रैक्टिकल भी सारा इसी के ऊपर रिलेटेड है। बेजल गैंग्लिया, हाँ बेजल गैंग्लिया। अब ये जो बेजल गैंग्लिया है ना, यहाँ पे किताब में ना काफ़ी ज़्यादा ना सर जो सुनना चाहते हैं ना सर साकी, उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे एक इसका प्यूटामिन सर्किट है, और इसके अलावा ना यहाँ पे एक इसका कॉर्डेट सर्किट है।
बाकी ये न्यूरोट्रांसमीटर्स वाला है। किताब से आपने बस ये 3 डायग्राम्स कर लेनी है। बाकी ना सर साकी जो हैं उनकी ना स्लाइड्स देख लेना, उसके अंदर ना उन्होंने एसेंशियल फिजियोलॉजी से ना एक डायग्राम बनाई हुई है जिसमें ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ना पाथवेज के नाम से है। वो डायरेक्ट वाला जो होगा ना वो आपके पास ना मोर और लेस ना डायरेक्ट वाला इससे मिल रहा होगा, और जो इनडायरेक्ट वाला होगा ना वो मोर और लेस इससे मिल रहा होगा। ठीक है, तो वो लेकिन मोबाइल डायग्राम करना बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बेसल गैंग्लिया का उसी डायग्राम से बनेगा। बाकी इसकी बेसल गैंग्लिया की अगर और वीडियो आपने देखनी है ना, एक तो सरसाकी, अच्छा सरसाकी की N68 वाली वीडियो जो है उसमें ना सर ने पहले 38 मिनट्स जो था वो गलत बता दिया था, तो वो पहले 38 मिनट्स ना देखेगा, उसके बाद देखना स्टार्ट करेगा। वगैरह N69 की वीडियो भी देख सकते हैं, उसके अंदर फिर से AUT लेक्चर्स पे ये सारे आपको ना लेक्चर्स मिल जाएंगे। वगैरह इनकी ड्राइव भी होती है। खैर उसके अलावा आपके पास बेसल गैंग्लिया लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। बेसल गैंग्लिया के बाद आपके पास आ जाती है पार्किंसन डिजीज़। ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपके पास किसी ना किसी तरह पेपर के अंदर लाजमी आती है। इस साल भी आई थी UHS के पेपर के अंदर। ये पार्किंसन डिजीज़ के आपको ये सारे के सारे इसके फीचर्स वगैरह पता होंगे क्या होते हैं, इसके फीचर, इसका ट्रीटमेंट पता होगा क्या होता है, इसकी कॉजेज़ पता होंगे क्या होती हैं। ठीक है, और ना ये 3 जो इम्पॉर्टेंट वाली इसकी हैं ना, हाँ वो करेक्टरिस्टिक फीचर्स उनकी थोड़ी सी ना ज़्यादा, कॉग व्हील रिजिडिटी, पिन रोलिंग ट्रेमर, रेस्टिंग ट्रेमर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, ये आपको पता हो। इसके अलावा डिफरेंट आपके पास डिजीज़ के अंदर क्या मसाइल होते हैं ये वो लिखे हुए हैं। फिर एक चीज़ जो कि किताब में आपको फिजियो की यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगी, तो आपको ये ना ये वाला, ठीक है, ये सर की स्लाइड्स में भी है। खैर सर ने स्लाइड्स में जहाँ से लिया तो वो किताब मैंने की थी इंस्टेंट न्यूरो एनाटमी है शायद वहाँ, तो इंस्टेंट न्यूरो एनाटमी से ये है। लेकिन ये बहुत कमाल की डायग्राम है, आपको थैलेमस के फंक्शन फिंगर टिप्स पे याद हो जाते हैं, थैलेमस के कनेक्शन फिंगर टिप पे याद हो जाते हैं इस डायग्राम से। इसके अलावा इनकी लियंस ये लिखी हुई है कि ये किस एरिया की लियन है। सर पढ़ाते हैं तब बहुत मज़े से पढ़ाते हैं और ये बहुत मज़े का होता है। ये थैलेमस लाजमी कर लेना। इसके अलावा ये आपके पास ना डोपामिनर्जिक पाथवेज कौन कौन से होते हैं, तो 4 होते हैं डोपामिनर्जिक पाथवेज, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये डोपामिनर्जिक पाथवेज कर लेना। क्या पेपर में के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये इंपॉर्टेंट है, 4 आपके पास डोपामिनर्जिक पाथवेज होते हैं। उसके बाद ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लिए मैंने बता दिया था, ये वाला आपने एक लेक्चर निंजा का ओवरव्यू वाला देख लेना है। इसके अलावा ना ये मैंने ये वाला लेक्चर किसका था, अक्षत जुनेजा, हाँ अक्षत जुनेजा का ये वाला मैंने ना ब्रॉडमैन एरिया वाला लेक्चर लिया था, क्योंकि ब्रॉडमैन एरिया के नंबर आपको याद करने होते हैं तो वो अच्छे से एक तरह से याद करा देता है। तो वो अक्षत जुनेजा का ब्रॉडमैन एरिया वाला नंबर देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रॉडमैन एरियाज। उसके बाद ये आपके पास ना ये चैप्टर जो है इसके आपने ना वो करना है, एक तो ये आपने ना साइट ऑफ लियंस इसमें ये लाजमी याद करनी है कि किस वाली ना, यानी अगर इसका लियन हो जाए तो आपके पास क्या इसका रिजल्ट होगा। ये मैंने पता नहीं है ना किस बुक से देख के बनाया था, इंद्रवीर से या पता नहीं किसी बुक से देख के बनाया था, आई डोंट रिमेंबर इट नाउ। लेकिन ना ये आगे भी है, और इसके अलावा ये सारे डिफरेंट कॉर्टेक्स के जो रीजन एरियाज हैं ना उनके लियन से जो आपके पास रिजल्ट होता है ना, ये मैंने वो सारे लिखे हुए हैं, ये देखना ना। बाकी इधर से आपने ये पोस्टीरियर एसोसिएशन, ये जो पैराटॉक्सिपिटल एसोसिएशन एरिया, इसके अंदर डिफरेंट एरियाज हैं, ये डायग्राम के अंदर आपको पता होगा कहाँ कहाँ के कौन से एरियाज हैं, ये सारी बातें बताऊँ। फिर आपको बस हेडिंग्स पढ़ते जाना, और उसके अंदर से जो जो इंपॉर्टेंट बात है ना हेडिंग के साथ, इस तरह ये एंगुलर जायरस है तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये ना जो भी आप पढ़ते हो ना रीड करते हो उसका मीनिंग ये निकालता है। उसके बाद आपको पता हो कि इसमें अगर गलती हो जाए तो उसको वर्ड ब्लाइंडनेस हम कह देते हैं, यहाँ पे वर्ड ब्लाइंडनेस एलेक्सिया वगैरह लिखा हुआ है या डिसलेक्सिया वगैरह, ये सब चीज़ें आपका एक नेमिंग एरिया होता है, ये लिम्बिक एरिया होता है, रिकॉग्निशन ऑफ फेसेस का एक एरिया होता है जिसे हम फ्यूजिफॉर्म जायरस कहते हैं। ये ख़त्म हो जाए तो आपके पास ना प्रोसोपनोक्सिया हो जाता है, जो भी हो जाता है। खैर ये सारी चीज़ें आपको फिर आपको पता होना चाहिए। वर्निकीज एरिया वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है वर्निकीज एरिया, इसका लाजमी है पढ़ लेना। एंगुलर जायरस भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ लेना। बाकी इसमें से ये चीज़ें इन तीन को इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ और जो नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर है उसके क्या फंक्शंस होते हैं ये देख लेना। उसके बाद फिर आपके पास ना ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सर को बहुत पसंद है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या क्या है उसका, अगर ना हो तो उसके रिजल्ट में क्या क्या हो सकता है। ये वर्किंग मेमोरी सर पूछते होते हैं वाइवा के अंदर, वर्किंग मेमोरी क्या होती है, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बनाती है वो वर्किंग मेमोरी होती है जो हम यानी यूज़ कर रहे होते हैं फॉर डेली वर्किंग्स, तो इसलिए उसे वर्किंग मेमोरी कह रहे होते हैं, ये हो जाता है। उसके बाद फिर आगे जो है ना अब ये अब आगे जो सारा का सारा है ये अब स्पीच फिजियोलॉजी है। स्पीच फिजियोलॉजी का भी अक्षत जुनेजा का लेक्चर देख लेना, अच्छा समझा देता है, स्पोकन स्पीच भी बता देता है, रिटन स्पीच भी बता देता है। इसका ना देखना हो तो ना वो डॉक्टर आदल बोंदक का है वो भी देख सकते हो आप, दोनों में से जौन सा देखना चाहो। मोर और लेस सेम बातें थी लेकिन ये वाला मुझे अच्छा लगा था।
इसके अलावा एफेजियाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको तीनों का फ़र्क पता हो कि जी ये कौन कौन से एफेजियाज होते हैं, वर्निकीज एफेजिया, ब्रोकाज एफेजिया और ग्लोबल एफेजिया। तो ये ना एफेजियाज जो हैं इनको फ्लुएंट नॉन फ्लुएंट इस तरह के भी ना गेनोंग में इस तरह के नामों से लिखा हुआ है, तो वो भी देख सकते हैं आप अगर देना आगे। खैर ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। मेमोरी का सरसाकी का लेक्चर लाजमी ले लेना वाइवा में, सर इसी पे सबको फंसाते हैं। मेमोरी जिससे भी अच्छे नंबर, मेमोरी का सरसाकी घंटे का हमें ही पढ़ाया था सर ने, तो ना वो लेक्चर लेना और बाकी उस लेक्चर को लेते हुए ना गेनोंग खोल के रखनी है। ये मेमोरी सर ने यहाँ से नहीं, सर ने गेनोंग से पढ़ाई है। साथ में सर ने कुछ बातें और भी जगहों से ऐड की थी, लेकिन खैर मेजरली सर ने गेनोंग से पूरा चैप्टर पढ़ाया मेमोरी वाला, तो इसलिए मेमोरी वाला ये टॉपिक यहीं से कर लेना। ये सारी जो मैंने ये लेक्चर की बातें सर की नोट की हुई है ना, ये सर का लेक्चर जो है पूरा गेनोंग वाला है, तो गेनोंग खोल लोगे तो बहुत आसानी रह जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ से कुछ बातें जो पता हो तो आपको ना ये सर पूछते हैं नेगेटिव मेमोरी क्या होती है, पॉजिटिव मेमोरी क्या होती है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव मेमोरी होती है ना, वो आपको पता है हैबिचुएशन को नेगेटिव मेमोरी कहते हैं और इसके फैसिलिटेशन को पॉजिटिव मेमोरी कहते हैं। इस बारे में पता हो, डिक्लेरेटिव मेमोरी, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, ये क्लासिफिकेशन सर पूछते हैं, क्लासिफिकेशन करो। इसके अलावा पेपर में आपके पास ना ये भी आ जाता है कि ना मैकेनिज्म ऑफ फैसिलिटेशन बताओ, तो ये मैकेनिज्म ऑफ फैसिलिटेशन ऑफ साइनैप्स फॉर द साइनैप्टिक ट्रांसमिशन फॉर द मेमोरी, ये सारी बातें ये यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसी का मैंने एक फ्लो चार्ट, हाँ ये डायग्राम इसकी समझ लेना साथ में। उसके बाद फिर आपके पास ना यहाँ से बातें जो कंसोलिडेशन किस तरह होती है, हिप्पोकैम्पस ज़रूरी होता है वो देख लेना। उसके अलावा आपके पास ना ये कहाँ पे मेमोरी स्टोर होती है ये भी बात देख लेना। उसके बाद फिर ना एंट्रोग्रेड एमनीजिया, रेट्रोग्रेड एमनीजिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्सेप्ट्स। और ना हाँ यहाँ पे पनिशमेंट सेंटर्स और ना रिवॉर्ड सेंटर्स की ना थोड़ी सी आपको बताया हुआ है कि इनका क्या आपकी बॉडी में फंक्शन होता है। आगे अगर हम बढ़ें तो ना नेक्स्ट चीज़, हाँ वैसे ना और एक और चीज़ जो आपको करनी है, थैलेमिक पेन सिंड्रोम जिसको डेजरीन-राउसी सिंड्रोम, हमारा प्रॉफ का सवाल था, ये आपको आना चाहिए। इसकी ना मैंने स्टार्ट में ना मैंने इसका एक बना के बहुत अच्छा लिखा हुआ है, वही कर लेना ना, उससे हो जाता पेपर में। उतना ही सर पूछना चाहते हैं और उसी से हो जाता है, लेकिन अब मुझे याद ही नहीं आ रहा कौन सा चैप्टर के स्टार्ट में मैंने वो किया। मैं थोड़ा सा पॉज, हाँ जी तो ये है वो। अब देखो एक तो ये आपके पास है ना, कहाँ गया भला, ये एक हो जाता है इन्फाक्शन ऑफ द इंटरनल कैप्सूल, तो उसमें ये सारी ये भी पूछा जाता है इन्फाक्शन ऑफ द इंटरनल कैप्सूल के अंदर ये सारी चीज़ें ना अगर अफेक्ट्स होंगे ये। और इसके अलावा अगर आपके पास थैलेमिक सिंड्रोम जैसे डेजरीन-राउसी सिंड्रोम तो उसमें ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके ये सारे नाम होते हैं, थैलेमिक पेन सिंड्रोम, सेंट्रल पेन सिंड्रोम, रेट्रोवेंट्रिकुलर स्ट्रोक सिंड्रोम, ठीक है। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की डैमेज इसके अंदर हो जाती है, ये याद रखना। या फिर पोस्टीरियर थैलेमो परफोरेटिंग आर्टरी भी जिसे हम कह देते हैं, उसी की ब्रांच होती है। तो ये डेजरीन-राउसी सिंड्रोम और इन्फाक्शन ऑफ द वो आपने लाजमी कर लेना है। इसके अलावा ये मेमोरी हो गई थी हमारी। मेमोरी के बाद हम अब ये लिम्बिक सिस्टम वाला चैप्टर जो है ना, तो इसके अंदर आपने ना सर इस तरह के सवालात हमें उसमें दिए थे कि ना न्यूरो सर्किटरी बनाओ एक फ्रेंडली स्माइल की और क्राइंग की। जिस हद तक मैं बना सकता था मैंने बना ली थी। खैर अब आगे पता नहीं सही बनाई थी कि गलत बनाई थी। लिम्बिक सिस्टम के फंक्शंस पूछ लेते होते हैं, लेकिन ये फंक्शंस के अंदर आप हाइपोथैलेमस के सारे फंक्शन बता दो, क्योंकि हाइपोथैलेमस लिम्बिक का ही पार्ट है। ये मैंने ईडीयू क्लब के लेक्चर इस चैप्टर के लिए देखे थे, ये उसके अंदर वो बताया था ये सारा का सारा ये। और ये पेप्पी सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरी किस तरह बनती है इसी से बनती है। पेप्पी सर्किट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और ये किताब में नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ से कर लेना है। एमिग्डालाइट सर्किट भी होता है, तो ये आपके पास ये चीज़ होगी। अच्छा बाकी हाइपोथैलेमस की ये फंक्शंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरसाकी का इसका लेक्चर ले लेना, मैंने सरसाकी का लेक्चर लेके उसको इस तरह समराइज़ कर लिया था। उन्होंने थोड़ी जगहों पे ना डिफरेंस बताई है, तो वाइवा के लिए सर वाली बातों को कर लेना याद, थ्योरी के लिए इन वालों को कर लेना बाकी। लेकिन सर इसका कॉन्सेप्ट हाइपोथैलेमस का बहुत अच्छा देते हैं, तो हाइपोथैलेमस का ना सर का 68 वाला लेक्चर देख लेना, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्केडियन, आपको सर्केडियन रिदम का पता हो सर, ये सर्केडियन रिदम बहुत पूछते हैं। स्लीप किस तरह होती है सर्केडियन रिदम से, वो भी पता होना चाहिए। इसके अलावा ना यहाँ पे ये सर का है ये इमोशनल सर्किट, ये वाला सर ने पेपिस सर्किट ये वहाँ से है उस किताब में है, इसेंशियल्स के अंदर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर आपको पता चला ये इमोशनल सर्किट है, वो है पेपिस सर्किट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज। ये है वो वाला जिससे आपको मेमोरीज को इमोशनल ना टच दिया जाता है। तो इसमें देखा एमिग्डाला भी क्या कहते हैं, जिसको आप विंडो ऑफ द सोल, विंडो टू सोल कहते हैं, वो भी है। इमोशनल कलरिंग यहाँ होती है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, सिंगुलर में इमोशनल एक्सपीरियंसेस ऐड होते हैं, इमोशनल एक्सप्रेशन इसमें मेमोरी बॉडी में जाता है, कंसाइंस जो है आपकी एमिग्डाला से जाती है। तो ये पूरा इमोशनल सर्किट है, वो जो अभी एमिग्डालाइट सर्किट आता है वो ये वाला बना देना। उसके बाद
ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट सेंटर गाइटन में इस तरह करके लिखे हुए हैं, तो ये लाजमी देख लेना। यहाँ से सर पूछते हैं रेज, सर रेज की टाइप्स पूछते हैं, और इसके अलावा तो रेज की टाइप्स जो होती हैं ना वो ये यहाँ पे ये करके हैं कि एक होता है आपके पास ये रेज या एग्रेशन, एक ही बात है। एक ना अफेक्टिव एग्रेशन होता है, एक ना प्रेडेटरी एग्रेशन हो जाता है। और ये किस तरह एमिगडाला जो है इन दोनों को जाके एमिगडाला अगर इनहिबिट कर देगा लैटरल हाइपोथैलेमस को तो ये हो जाएगा, अगर स्टिमुलेट कर देगा मीडियल हाइपोथैलेमस को तो ये हो जाएगा। इसके अलावा फंक्शन ऑफ हिपोकैम्पस, फंक्शन और एमिगडाला के कौन कौन से न्यूक्लियाई होते हैं वो। क्लूवर-बुक्सी सिंड्रोम सर को बहुत पसंद है। मुझसे सवाल सर ने पुराना वाइवा के अंदर ये किया था कि अगर एक पर्सन जो है वो सेक्सुअल स्लैंग इस्तेमाल करता है तो उसका अब न्यूरोफिजियोलॉजी का सर ने पढ़ाते हुए तो यही सारा एमिगडाला और ना फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर का सारा बताया था किसी में, लेकिन सर ने कहा कि फिर क्लूवर-बुक्सी सिंड्रोम उस बंदे को तो फिर हो जाएगा, इसका मतलब है वो अपने ह्यूमन कंसाइंस से बाहर निकला, यानी ह्यूमन है नेचर ही नहीं अब रही उसकी। तो खैर फिर सर ने फंसा ही दिया था मुझे, खैर तो इसलिए यही बाकी ये सारा बस ये हो जाता है। नेक्स्ट जो है हाँ हाइपोथैलेमस के लिए आई विल रिकमेंड इसका ना ये फर्स्ट एड के अंदर इसके न्यूक्लियाई के ना परफेक्ट फंक्शंस लिखे हुए हैं, तो फर्स्ट एड से ये देख लेना। और इसका लेक्चर अगर हाइपोथैलेमस का देखना हो तो आप ना एक तो सर साकी वाला मैंने बोला है, दूसरा ना इसके लिए निंजा नर्ड का लेक्चर भी बहुत अच्छा है तो वो देख लेना। आगे आ जाती है स्लीप जो है ना, स्लीप अच्छी जो दी हुई है ना, मैं सच्ची बताऊँ तो स्लीप अच्छी फर्स्ट एड के अंदर उसका एक टेबल दिया हुआ है, बहुत अच्छा दिया हुआ है स्लीप का। उसके अंदर ना नॉन रैम स्लीप ये सारी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, वो कर लेना। और साथ साथ फिर किताब से पढ़ते जाना, तो ये यहाँ से ना रैम और नॉन रैम स्लीप तो हो ही जाएगा अच्छे से। उसके बाद इसके ये जो स्लीप की ना ये सेंटर, न्यूरोनल सेंटर वगैरह और ये सब बातें हैं ना, ये यहाँ से कर लेना, ये सारा यहाँ तक बस। उसके बाद फिर क्या यहाँ से ना आपने आगे ये ना ये करना है जो कि नार्कोलेप्सी करनी है, और इसके अलावा हाइपोक्रेटिन ये जो ऑरेक्सिन है ना, ये आपने ऑरेक्सिन और ये नार्कोलेप्सी करनी है। फिर ये आपको पता हो कि ना स्लीप और वेक के अंदर की क्या आपके पास ना किस तरह ट्रांजिशन होती है बिटवीन साइकिल बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस, तो ये आपको इसका बताओ। फिर बाकी ना इसकी ना गेनोम के अंदर ना कुछ थ्योरीज हैं, अब वो गेनोम के अंदर जो थ्योरी है ना वो कर लेना, क्योंकि स्लीप जो है ना वाइवा के अंदर इतना फंसाते हैं जिसकी हद नहीं, तो गेनोम से कर लेना। ये इसका ना मेलाटोनिन एंड स्लीप में सर पूछते हैं कि सर्केडियन रिदम और ना ये मेलाटोनिन और स्लीप एक साइकिल, तो वो सारा इसका ये वाला है। इसके लिए निंजा की एक पाइनियल ग्लैंड की वीडियो आई गेस है, वो देख लेना, बहुत अच्छी है, तो उससे आपका हो जाएगा स्लीप एक साइकिल अच्छे से। और इसके अलावा ना इसकी जो थ्योरीज दो मैंने बताई हैं ना, वो एक होती है मेटाबॉलिक थ्योरी, एक न्यूरोट्रांसमीटर थ्योरी, ये दोनों गेनोम में दी हुई हैं, तो इनको अच्छे से देख लेना। उसके बाद ये चीज़ भी हो गई। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें तो हमारे पास ब्रेन वेव्स आ जाती हैं। ये ब्रेन वेव्स जो है ना, इनका ये आपको पता हो कौन सी स्लीप की स्टेज में कौन सी ब्रेन वेव्स होती हैं, ये एमसीक्यूज़ हैं। उसके बाद फिर आपके पास आपको पता हो कि ना ड्राउजीनेस क्यों आपके पास फूड इनटेक के बाद, ये फिर दोस्त से मैंने लिखा था कि इस वजह से होती है। आगे इन वेव्स को थोड़ा बहुत बस देख लेना, इतना कोई वो नहीं, बस आपको मेनली यही बताऊंगा कौन सी स्लीप की स्टेज में कौन सी वेव्स होती हैं, ये देख लेना। बाकी एपिलेप्सी जो है ना, ये आपको फैमिलिक में बहुत अच्छी लिखी हुई मिल जाएगी एपिलेप्सी, तो वहीं से देख लेना। और साथ में बस इसको एक दफ़ा यहाँ से रीड दे देना। तो ये साइकोमोटर वाला पूछते होते हैं अक्सर, तो साइकोमोटर एपिलेप्सी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछ लेते हैं। बाकी ये जनरलाइज्ड टॉनिक और एब्सेंस वाला वहाँ बहुत अच्छी लिखी हुई है, उसमें देख लेना। ट्रीटमेंट ये लिखा हुआ है, इतने कोई नहीं। बाकी ये बाइपोलर सिंड्रोम वगैरह जो है, ये बाकी यूएचएस वगैरह में बाइपोलर सिंड्रोम और ये सब पूछ लेते हैं, तो ये आपको पता हो। इसके एमसीक्यूज़ वगैरह भी आते हैं, मैनिक साइकोटिक डिसऑर्डर्स वगैरह ये भी आपको पता हो। इनकी बेसिक बातें पता हो, बस कि आप कुछ बता सको। बाकी आगे फजूल बातें हैं, अल्जाइमर डिजीज़ को पढ़ लेना थोड़ा बहुत, और बस बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको इन चीज़ों का होना ही चाहिए। बाकी आ जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें आपने क्या करना है, वो बीआरएस खोलनी है, उसके पहले 2-3 पेजों के अंदर ना उन्होंने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ना उसका न्यूरोफिजियोलॉजी के अंदर काफ़ी अच्छा बयान किया हुआ है, तो वहाँ से उसके जो टेबल्स हैं 2 और वो कर लेना। मैंने उन्हीं को यहाँ पे ना शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है, तो अगर आप देखना चाहो यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, ये 2 डायग्राम्स करनी है, देख लेना बेसिक कि किस तरह प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक। उसके बाद आपने इस चैप्टर को यहाँ से छोड़िए, ये टेबल करना है, ये 2-4 लाइनें हैं वो करनी है, एमसीक्यू यहाँ से पिक होता है। इसके अलावा ये टेबल अच्छे से कर लेना है, ये कर लोगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और ख़त्म हो गया। बाकी सारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नहीं करना क्योंकि ये फार्माकोलॉजी का टॉपिक है, तो ये तभी होगा। उसके बाद ये होगा सेरिब्रल, ये जो है ये सारा कुछ नहीं करना आपको, बस ये सीएसएफ के बारे में ये कुछ बातें पता हों।
और CSF का फ्लो बताओ बेसिकली। अब ये आपको ना यहाँ से भी CSF फ्लो, ये चलो ये देख लो तस्वीर जो मेरी है, बाकी ना इसको फेमरिक से कर लेना। वहाँ पे हाइड्रोसेफलस उन्होंने बताया हुआ है, यहाँ पे भी बताया हुआ है, यहाँ से करना चाहो यहाँ से कर लो। ये हाइड्रोसेफलस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉन कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेटिंग है, तो यहाँ से देखना चाहो यहाँ से देख लो। बाकी अगर आप फेमरिक से देखना चाहिए तो यहाँ तक जाके हमारे पास मोटर फिजियोलॉजी ख़त्म हो जाती है।